आदाब, नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बोलता बिजनौर में। और बोलता बिजनौर के स्टूडियो में आज जो हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं उनको किसी तारुफ या इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ बिजनौर में पूर्व में विधायक रही रुचि वीरा की। रुचि वीरा समाजवादी पार्टी में रहते हुए बिजनौर विधानसभा से विधायक रही हैं। उन्होंने बाई इलेक्शन जीतकर विधानसभा सीट हासिल की थी। उस समय मौजूदा विधायक भारतेंद्र सिंह 16वीं लोकसभा से सांसद चुने गए थे, जिसकी वजह से बाई इलेक्शन हुआ था। 2017 के विधानसभा चुनाव में भाजपा की सुची चौधरी से हार जाने के कारण रुचि वीरा को अपनी सीट खोनी पड़ी थी। 28 दिसंबर 2015 में रुचि वीरा को समाजवादी पार्टी से एंटी पार्टी एक्टिविटीज की वजह से निष्कासित कर दिया गया था। रुचि वीरा ने बसपा भी ज्वाइन की, लेकिन बसपा से भी आपको एंटी पार्टी एक्टिविटीज की वजह से निष्कासित होना पड़ा था। 2019 में बिजनौर लोकसभा सीट से टिकट न मिलने के कारण रुचि वीरा ने आंवला लोकसभा से चुनाव लड़ा था, जिसको वो जीत नहीं सकी। और अब जिला पंचायत चुनाव में रुचि वीरा ने अपनी बेटी स्वाति वीरा को मैदान में उतारा है। रुचि वीरा ने बिजनौर की राजनीति में अपनी खास और बड़ी मजबूत पकड़ बनाई है। वो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। उनसे उनके राजनीतिक जिंदगी के तमाम पहलुओं पर बात करेंगे। इसके साथ साथ रुचि वीरा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आपके बारे में अभी थोड़ी सी डिटेल पड़ी है, तो काफी विवादित रहा, मतलब दोनों पार्टियों से आपको एंटी पार्टीज एक्टिविटीज की वजह से निष्कासित होना पड़ा। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये सब चीजें तो राजनीति का हिस्सा है। सबसे पहले तो मैं नाहिद फातिमा जी, आपको बोलता बिजनौर यूट्यूब चैनल आप लोगों ने शुरू किया है, उसके लिए बहुत दिली मुबारकबाद देना चाहती हूँ। जहाँ एक सवाल आपने ये पूछा कि विवादित रही हूँ, मेरा मानना ये है कि मैंने हमेशा हक की बात की है, चाहे उसके लिए मुझे अपनी सीट गंवानी पड़ी है, चाहे मुझे पार्टियों से निष्कासित किया गया हो। मैं बड़े उसूल की और अपने इलाके के लोगों की जो आवाज़ है, जो उनकी दिक्कतें हैं, जो उनकी ज़रूरतें हैं, उनके लिए टाइम पे आवाज़ और काम करती रही हूँ। तो हो सकता है उसके लिए मुझे कुछ भी मुझ पे आरोप लगा हो, उसकी मैं कोई बहुत ज़्यादा परवाह नहीं करती। मैं तो ये मानती हूँ कि भाई मुझे अपने इलाके के लोगों के का प्यार मिलता है। मेरा ख्याल है आप भी इस बात से वाकिफ होंगी कि मैं इस बात में जरूर कामयाब हुई हूँ कि लोगों के दिलों में अपनी छोटी सी जगह बनाई है। मैं विधायक बन सकी हूँ दोबारा या नहीं, या मैं सांसद के चुनाव में कामयाबी मुझे मिली या नहीं, उसकी मैं कोई इतनी परवाह नहीं करती। ऊपर वाला मालिक है। बिजनौर के लोगों ने आपको भरपूर मोहब्बत दी, आपके समर्थक बड़ी तादाद में बिजनौर में हैं। 2 साल आप बिजनौर में विधायक भी रही, लेकिन उसके बाद यहाँ से टिकट न मिलने की वजह 250 किलोमीटर आप चुनाव लड़ने चली गई, और अब आप अपनी बिटिया को, स्वाति को चुनाव में ला रही हैं, राजनीति में ला रही हैं। तो लगता नहीं है कि छोटी सी आप बेवफाई कर गई बिजनौर के लोगों के साथ? क्या वो फिर से आप पर वो विश्वास कर सकेंगे कि आप टिकट न मिलने की वजह से चली गई? टिकट नहीं मिला, मैं चुनाव वहाँ लड़ती तो वहाँ के लोगों की भी लड़ाई लड़ती, और बिजनौर के लोग तो मेरे अपने है ही हैं। उनसे मेरे खाली सियासी ताल्लुकात नहीं है, मेरे तो उनसे एक पारिवारिक अपने रिश्ते हैं। तो मैं कहीं से भी सांसद बनती, लेकिन बिजनौर वालों के लिए तो सांसद रहती ही रहती। और आज भी मैं नई किसी पद पे नहीं हूँ, उसके बावजूद भी हर सुख दुख में शामिल हूँ। और जहाँ तक बेटी को चुनाव लड़ाने का सवाल है, भाई नौजवानों को आगे आना चाहिए, उनको काम करने का मौका मिलना चाहिए। तो उनकी दिलचस्पी है, वो भी एक राजनीतिक घराने की वारिस है। कुंवर सत्यवीर साहब मेरे ससुर 3 बार विधायक भी रहे। मतलब सामाजिक तौर से उन्होंने बहुत काम किए, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत संस्थाएं उन्होंने बनाई, और वो उनकी वारिस है, तो उसको आगे आना चाहिए और काम करना चाहिए। हम लोग तो अब हैं, हो सकता है 10 साल बाद हम ना इस काबिल रहें कि इलाके के लोगों की खिदमत कर सकें। तो बच्चों को आज से तैयार नहीं करेंगे तो फिर कैसे वो जानेंगे कि हमारे इलाके में क्या दिक्कतें हैं, किस तरह से उनको
खत्म करना है और कैसे लोगों से मिलना जुलना है, तो ये सब चीजें। अच्छा, आपके ससुर साहब राजनीति में रहे, विधायक रहे, आपके हस्बैंड भी राजनीति का हिस्सा रहे हैं, आप खुद बढ़िया राजनेता रही हैं और अब आपकी बिटिया आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं परिवारवाद नहीं आपको नजर आ रहा है अपने परिवार में? देखिए, जो भी आना राजनीति में एक अलग बात है, लेकिन राजनीति में अपना मकाम बनाना अलग बात है। अगर उनमें योग्यता होगी तो हो सकता है वो मुझे भी पीछे छोड़ दें और लोगों को भी जो राजनीति में यहाँ है वो उनको पीछे छोड़ दें, तो मौका देने का काम हमारा है। बाकी उनको एस्टेब्लिश होना है, उनमें योग्यता होगी तो वो यहाँ काम करेंगी, लोगों से अपना संबंध स्थापित करेंगी। जी, आपकी अगर बात करें तो आप लोकदल में भी रही हैं, बिल्कुल, सपा में भी रही, बसपा में भी, भाजपा में भी आपने कोशिश की है? नहीं, बिल्कुल गलत, ये बिल्कुल गलत है। इससे ज्यादा और कौन सा वक्त होता भाजपा में जाने का, अच्छे चले गए। ये सूचना है उसके मुताबिक आपको कामयाबी नहीं मिली भाजपा में? नहीं, ये बिल्कुल गलत आरोप है। इस बात को न मैं मानूंगी, न मेरा कोई समर्थक मानेगा, न कोई इस बात को साबित कर सकता है। मैं तो वैश्य समाज से हूँ, मुझे कौन सी भाजपा मानी भी जाती है कि भाई वैश्यों की पार्टी है, तो मेरे लिए क्या दिक्कतें हो सकती हैं, ये बात को आप छोड़ दें। बिल्कुल, ये आरोप सरासर आपका ना मानने वाला है। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं राजनीति छोड़ सकती हूँ लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी में नहीं जा सकती। मेरे हस्बैंड जिला पंचायत के अध्यक्ष थे, बहुत भाजपा के लोगों ने भी मेरे ऊपर, पार्टी के तमाम मेरे जो लोग मतलब परिचित लोग थे, उन्होंने मेरे ऊपर बहुत दबाव बनाया कि अपनी जिला पंचायत का अध्यक्ष का पद अपने पति का बचाने के लिए आप भारतीय जनता पार्टी में आ जाइए, हम आपको कहीं का टिकट आपको दे देंगे। लेकिन मैंने, क्योंकि मेरे खानदान की रवायत, मेरे खानदान के ताल्लुकात हमेशा से एक परिवार, मेरा सेकुलर परिवार के रूप में जाना गया, और मैं जो सियासत में आई हूँ, मैं अपने परिवार के जो भी उसूल हैं उनमें कोई इजाफा करने के लिए आई हूँ, उनमें कोई नुकसान पहुंचाने के लिए राजनीति में नहीं आई। अगर बीजेपी ज्वाइन करती हैं तो उसूल गिर जाएंगे आपके? हाँ, नहीं, बिल्कुल, क्योंकि मेरे परिवार का पूरी तरह से 101% ये मानना है कि सेक्युलर है हमारा देश, ये हिंदू मुस्लिम सबका है, सिख ईसाई सब लोगों की कुर्बानियां इस देश के लिए हैं। ये देश अकेले हमारा नहीं है, ये सबका है। ये मेरे बिल्कुल उसूलों के, मेरे खानदान के बिल्कुल उसूलों के खिलाफ है कि हम कोई फेनेटिज्म की बात करें, हम हिंदू मुस्लिम को अलग करने की बात करें, और जो कि भारतीय जनता पार्टी में नहीं है, वो किस तरह का आज कहाँ देश को ले जा रहे हैं, किस तरह का जहर पैदा कर रहे हैं, तो बिल्कुल नामुमकिन है भारतीय जनता पार्टी में जाना। तो जिला पंचायत की अगर बात करें तो आप किसी दल के साथ जाएंगे या निर्दलीय हैं, क्या सोचा है? देखिए, अभी तो चुनाव लड़ने पे विचार कर रहे हैं, और अभी मैं किसी दल में नहीं हूँ। अभी बेटी चुनाव लड़ेगी, वो बालिग है, वो शादीशुदा है, वो भी क्या फैसला करेगी ये तो अभी आने वाले टाइम में पता चलेगा। तो चुनाव उसको लड़ाने का इरादा है, ये उसका फैसला होगा, और हम भी उसमें अपनी जो भी मशवरा होगा वो भी हम लोग भी रखेंगे। अच्छा, आप एक यंग कैंडिडेट को ला रहे हैं, मेरे ख्याल काफी कम उम्र है राजनीति को देखते हुए शादी की, तो अगर हम यंग जनरेशन की बात करें डिस्ट्रिक्ट बिजनौर में या बिजनौर में भी अगर हम बात करें, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हमारी यंग जनरेशन की है बेरोजगारी। पूरे के पूरे कस्बे यहाँ पर रोजगार की वजह से पलायन कर रहे हैं, बाहर शहरों में, बाहर मुल्कों में चले जाते हैं। इसका कोई सोल्यूशन आपको दिखता है? कुछ कोई पॉसिबल है कुछ यहाँ? देखिए, यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे रोजगारों के लिए कुछ मतलब कोई फैक्ट्री आनी चाहिए, मेडिकल कॉलेज आना चाहिए, और मेरी फैमिली ने तो भाई बहुत काम दिया है। जो 10 शिक्षण संस्थाएं हम यहाँ चलाते हैं आसपास में बिजनौर के, और वहाँ पे वही सैकड़ों एम्प्लॉय काम करते हैं। और अगर भाई मौका मिलेगा, यहाँ कोई इंडस्ट्री आए, यहाँ कोई और मेडिकल कॉलेज बने, तो तमाम लोगों को फायदा पहुंचेगा, नौकरियां भी मिलेंगी और इलाज भी होगा। तो ये है, बिल्कुल जरूरत है। और देखिए, मैं आपको बताऊं, अगर आप जिला पंचायत की बात कर रहे हैं तो पहली बात तो अभी जिला पंचायत के मेंबर या वो कोई बड़ी दूर की बात है, लेकिन हाँ, कोई मौका मिलेगा मुझे या मेरी फैमिली को, तो इस बात के लिए तो मैं आश्वस्त कर सकती हूँ बिजनौर के लोगों को कि काम करेंगे इस फील्ड में। अब देखिए, देख ही रहे हैं आप सब लोग, ऐसा तो नहीं है, सरकार केंद्र में भी है, प्रदेश में भी है,
और नतीजा 0 है। जी। तो बिल्कुल है जरूरत यहाँ की एम्प्लॉयमेंट की। अच्छा, अगर आजम खान साहब को आपका राजनीतिक गुरु कहूँ तो कुछ सही रहेगा? हाँ, कह सकते हैं, बिल्कुल। लंबे समय से जेल में है और समाजवादी पार्टी का जो भी उनके साथ रवैया है, ढुलमुल बड़ा ढीला ढाला रवैया, वो तो खैर है ही। आपकी उनसे मुलाकात हुई, कुछ बातचीत हुई? नहीं, बिल्कुल मुलाकात मुमकिन नहीं हो पा रही है। हम लोगों ने कोशिश भी की, हम लोग कई बार गए भी, और 1-2 बार उनसे मुलाकात हमारी जब कभी वो अपनी तारीखों पे आए तो हुई भी, लेकिन ऐसे में बात होना या कुछ मुश्किल रहता है, और जेल में उनसे कोई मुलाकात नहीं होने दी जा रही है। देख रहे हैं आप, इस सरकार ने उनके साथ बहुत ज्यादती की हुई है, और 1 साल हो गया। जो आदमी 1 साल से जो इंसान बंद है, उस पे अब भी नए मुकदमे ये सरकार लिखवा रही है। ये कहाँ तक सही है भाई? कोई अगर मुकदमे थे, कोई बातें थी, तो वो शुरू के महीने, 15 दिन, 2 महीने में लिख जाते। अब 1 साल बाद भी उन पे नए मुकदमे लिखे जा रहे हैं। तो ये तो सब लोगों को मंशा दिखाई दे रही है सरकार की कि भाई वो बहुत उनके साथ अत्याचार हो रहा है। आज की मौजूदा सरकार को आप किस नजरिए से देखते हैं, जो राजनीति है? देखिए, पहले भी भाजपा की सरकार रही है, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ जैसा अब हो रहा है। पता नहीं ये मुल्क को कहाँ ले जाना चाहते हैं। मेरा ये मानना है कि कभी भी कट्टरपंथ के साथ, कभी भी फेनेटिज्म के साथ आप विकास की बात, तरक्की की बात नहीं सोच सकते। अब आप देख रहे होंगे, आप तो पत्रकारिता से जुड़ी हैं, कि कोई डेवलपमेंट की तो बात ही नहीं हो रही, कोई महंगाई की कोई बात नहीं हो रही। कहाँ रेट पहुंच गए डीजल के, गैस के, पेट्रोल के, बिजली के बिल, खाद, किसानों की क्या दुर्दशा हो रही है, लड़कियों के साथ आए दिन बलात्कार हो रहे हैं, लूटपाट हो रही है। तो ऐसा तो कभी हुआ नहीं था जैसा कि अब हो रहा है, और इससे तरक्की में बहुत बड़ी रुकावट दिखाई दे रही है। किसानों को देख रहे हैं आप, 2-4 महीने होने वाले हैं, किसान कड़कड़ाती ठंड में सड़कों पर पड़े रहे। बड़े दुख का विषय है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने सुध नहीं ली, उनसे बात नहीं करी, किसानों से उनकी समस्या नहीं सुनी, उनका समाधान नहीं किया, और ना उनके गन्ने के रेट बढ़ रहे हैं, ना उनकी और जो फसल पैदा करते हैं उनकी। जब आप सोचिए कि किसान की हर चीज तो महंगी हो रही है, जो रॉ मटेरियल है वो सब महंगा हो रहा है, और उनकी फसल की कीमत 1 रुपया भी नहीं बढ़ रही। पुरानी सरकारों ने गन्ने के रेट बढ़ाती थी, तो 1 रुपया भी नहीं बढ़ रहा। तो और अब बात करते हैं किसानों की आय दुगनी करने की, और यहाँ आय तो दुगनी ही नहीं हुई, उनके रॉ मटेरियल के रेट दुगने हो गए, उनकी आय वहीं की वहीं है। 14 दिन में गन्ने के पेमेंट की बात आप लोगों ने भी सुनी होगी, या तो 14 महीने में पेमेंट नहीं मिल पा रहा है किसान को। तो आप खुद ही अंदाजा लगाइए कि क्या। हम अच्छी तरह जानते हैं जिला पंचायत के चुनाव किस तरह होते हैं, आपको भी अनुभव है, हमें भी अच्छी तरह पता है। पिछली बार भी आप बड़ी सुर्खियों में रही जिला पंचायत चुनाव को लेकर, अपहरण के केस भी आप पर दर्ज हुए हैं। अब देखिए, ये सब चीज तो मतलब राजनीति का हिस्सा ही आप समझ लीजिए। और देखिए, मुझे नहीं, कोई किडनैपिंग नहीं हुई, और जो मुकदमे लिखे गए थे वो सब मुकदमे खत्म हुए, सब में बाइज्जत हम लोग बरी हुए, कोई झूठे आरोप थे। और देखिए, मैं तो ये नहीं, आपका क्या इशारा है मैं नहीं समझ पा रही हूँ, लेकिन मेरे को पूरे जिले के लोगों ने मदद करी, मतदाताओं ने मदद करी, जो और पब्लिक के लोग थे, जो महत्वपूर्ण लोग थे, उन्होंने मदद करी। और मेरी तो पॉपुलैरिटी समझिए, मेरे लोगों की, मतलब लोग मुझे पसंद करते हैं, मेरे परिवार को पसंद करते हैं, ये सोच के कि ईमानदार हैं, काम करने वाले हैं, विकास करने वाले हैं। इसी वजह से सत्ता के खिलाफ भी वोट हमारे साथ जुड़े और वोट पड़े और चुनाव जीते। एक छवि आपकी दबंग महिला, और बहुत सारे आपको टाइटल भी बिजनौर में मिले हैं अपनी इस छवि की वजह से। मैं तो सोचती हूँ शुक्रिया करना चाहिए मुझे बिजनौर का। अब चर्चाओं में चाहे वो जिला पंचायत चुनाव हो, या फिर पेदा कांड हुआ था उसमें आपकी भूमिका हो, या फिर मीडिया के लोगों के साथ आपकी झड़ते रही हो, आप दबंग। देखिए, मैं सोचती हूँ मेरे पहनावे से, मेरी भाषा की, जो भी मेरी बातचीत की शैली है, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। मेरे ख्याल तो मतलब कहीं ऐसी कोई बात नहीं। और जहां तक
ये सवाल है। हाँ, मैंने हक के लिए बात करी है, मैं खड़ी हुई हूँ, मैंने लड़ाई भी लड़ी है और सच्चाई के लिए लड़ने में मेरे ख्याल तो कोई बुराई की बात नहीं है। और मैंने सच्चाई का साथ दिया है, चाहे उसका मुझे नुकसान हुआ है, चाहे मुझे किसी से उसमें संघर्ष करना पड़ा है, चाहे किसी सरकारों के खिलाफ खड़े होना पड़ा है, लेकिन मैंने ईमानदारी से सच्चाई का साथ दिया है। इसे अगर आप दबंगई का नाम देना चाहें तो ये आप पे ही छोड़ती हूँ। कि जब आप सपा में रही तो बड़ी सख्त गुटबाजी हो गई थी समाजवादी पार्टी में भी। मुझे पार्टी की गुटबाजी से को मैं इतना महत्व नहीं देती। मुझे नहीं मालूम कि कौन मुझसे गुटबाजी, मेरी तो किसी से गुटबाजी नहीं थी। मेरे तो आज भी सबसे अच्छे संबंध हैं और सबसे बड़ी बात तो ये है कि मेरे तो क्षेत्र के लोगों से अच्छे संबंध हैं। बाकी राजनीति में तो जो ऊपर आगे बढ़ता है तो उसके टांग खींचने वाले लोग होते हैं, उसका कोई बहुत बड़ा वो नहीं है। और मेरी नजर में तो सब लोगों से अच्छे संबंध है और सब लोग मुझसे अच्छे से मिलते जुलते हैं, मैं सबसे अच्छे से मिलती जुलती हूँ। तो ये कोई बात कुछ नहीं है गुटबाजी। महिलाएं अभी बिजनौर में उस मुकाम पर नहीं है जो होना चाहिए था। यहाँ से एक रुचि वीरा तो निकलती है, लेकिन उसके बाद स्वाति वीरा ही आती है। तो महिलाओं को आप किस नजरिए से देखती हैं कि यहाँ की अगर आपके गर्ल्स कॉलेज या इंस्टीट्यूशंस को छोड़ दिया जाए उससे हटकर? देखिए, मैं तो बताना ये चाहती हूँ कि यहाँ 71 में मेरे फादर इन लॉ ने ये जरूरत महसूस करी कि यहाँ सिर्फ एक कॉलेज था कोएड, और उस जमाने में थोड़ी पर्दा का भी प्रथा थी और खासतौर से माइनॉरिटी के लोगों में वो अपनी लड़कियों को भेजा नहीं करते थे कोएड में। तो मेरे फादर इन लॉ ने आज से 50 साल पहले लड़कियों के लिए एक महाविद्यालय बनाया। आज उसमें बीएड भी है, एमएड भी है और तमाम सब्जेक्ट हैं। तो मेरी फैमिली ने तो हमेशा लड़कियों को एक नागरिक के रूप में देखा है, लड़की और लड़के के रूप में नहीं देखा है। और आपको मैं बताऊं कि यहाँ हमारे संस्थाओं से पढ़ के और आज बिजनौर की लड़कियां डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, एडवोकेट हैं, तमाम फील्ड में वो काम कर रही हैं। स्पोर्ट्स में लड़कियां जा रही हैं। तो सवाल स्वाति वीरा का नहीं है, सवाल हमारे यहाँ की लड़कियां भाई आज बहुत तरक्की कर रही हैं। मेरे ख्याल है नाहिद फातिमा आज और रुचि वीरा आमने सामने बैठे हैं, तो ये एजुकेशन का ही कमाल है। तो सबसे पहली चीज ये है कि एजुकेट हो, और एजुकेट होंगी तो अपने परिवार को अच्छे से देख सकेंगी और उनके बहुत सारे रास्ते खुलेंगे। वो तरह अलग अलग कॉम्पिटिशन्स में जा सकती हैं, टीचिंग में जा सकती हैं, बैंकिंग में जा सकती हैं। जी, आप हमारे स्टूडियो में आई, अपने बिजी शेड्यूल में से हमें टाइम दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरी रिक्वेस्ट है कि आप खुद भी और अपने समर्थकों से भी कहें कि हमारे चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया बहुत बहुत। थैंक यू, आपने बुलाया उसके लिए, और बहुत बहुत दोबारा से मुबारकबाद आपके चैनल को। बहुत बहुत रुचि वीरा से मुलाकात का सिलसिला यहीं ख़त्म होता है। अपने अगले एपिसोड में किसी और बिजनौर की खास शख्सियत से आपको रूबरू कराएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।